तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SWS सर बालाजी में स्वागत है। आप सभी को हम कल जो है पार्ट 1 पढ़ाए थे, अनसॉल्व का पार्ट 1 हल कराया। पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, देखिए पहले पार्ट 1 में क्या था कि खंड बा मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न था, ठीक है। तो उसमें से 17 क्वेश्चन करा दिए गए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, जैसे कि 18, 19, 20, ठीक है। उन तीनों क्वेश्चन को जो है आज हम हल करेंगे, ठीक। चलिए, आज पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। अब इसमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें से आप देखिए 0 से 5, 5 से 10, ये क्या है, वर्ग अंतराल है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। इसमें जो है इसकी बारंबारता दी गई कि 0 से 5 की बारंबारता 8 है, 5 से 10 की 7 और 10 से 15 की 18, 15 से 20 की 19 और 20 से 25 की बारंबारता 6 है। तो इसमें से सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 19 की है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि बारंबारता 19 सबसे अधिक है। देखिए कौन सा अधिक है, सबसे ज्यादा बारंबारता 18, 19, ये दो बड़ा है, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा क्या है, 19 है। तो इसलिए बारंबारता 19 सबसे अधिक है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा भाई, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो 15 से 20 हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो क्या होगा, 15 से 20 हमारा क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। और इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है आपका, 20 से 25 या 15 से 20, कौन सा है आपका, 15 से 20। तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी, ठीक है। ऑप्शन आपको कौन कौन सा दिया गया है, ऑप्शन दिया गया 1/12, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन डी 1/8, ठीक है। पासा समझते हैं, पासा क्या होता है, वही जो लूडो गिट्टी खेलते हैं ना, लूडो ऐसे झल के फिर डालते हैं ना, तो कितना आता है। तो देखिए जो पासा होता है कुछ इस आकार का होता है, ठीक है, कुछ इस आकार का होता है, पासा का होता है घन के आकार का होता है, ठीक है। तो देखिए जो घन होता है यानी पासा जो होता है गिट्टी, उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक, ठीक। एक ऊपर वाला और एक नीचे का, दो फलक हो गए, और एक साइड का तीसरा और एक उस साइड का चौथा, और एक अंदर के साइड, जो अंदर उस साइड दिख रहा है ना, वो कितना हो गया, 5वां, और एक साइड का इधर आएगा कौन सा, सामने वाला, वो कितना है, 6ठा फलक, ठीक। फलक मतलब पृष्ठ। पासों को फेंकने की बात की गई, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या। तो देखो जब एक पासा था तो उसमें 6 पृष्ठ हो गए, 6 फलक हो गए, और जो दूसरा पासा है भाई वो भी तो आएगा, उसमें भी तो 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, उसमें भी 6 फलक होते हैं। तो 6 इसके 6 इसके, और जब दोनों को साथ उछाल कर मतलब उछालेंगे तो जब दोनों को जो आंसर प्राप्त होगा उसमें कुछ अलग अलग आ सकता है या फिर एक ही जैसा आ सकता है। तो देखते हैं कैसे कैसे आने की संभावना है, ठीक। एक घन के यानी एक पासे के 6 पृष्ठ होते, इतना ध्यान रखना, ठीक। तो चलिए कुल संभावना देखते हैं बेटा कितना है। मान लीजिए कि पहले पासे पर पहला नंबर की गिट्टी आ जाए। अच्छा, गिट्टी पर वो देखेंगे ना, पहले फलक पर 1 बिंदी, दूसरे फलक पर 2 बिंदी, तीसरे फलक पर 3 बिंदी और चौथे फलक पर 4, फिर ऐसे 5, फिर ऐसे 6, ठीक है। तो देखते हैं बेटा कि मान लीजिए पहले जब उछाला जाता है तो पहले पासे पर हो सकता है पहले चक्कर पहला आ जाए और दूसरे पासे पर भी पहला आ सकता है। इसी तरह से पहले पासे पर पहला और दूसरे पासे पर दूसरा, ऐसे तो हमने क्या देखा कि जो दो पासे थे, ठीक, एक पासे में 6 फलक होते हैं और दूसरे पासे में भी 6 फलक होते हैं। तो जब दोनों को साथ में उछाला जाएगा तो दोनों के अलग अलग आने के चांसेस होंगे, यानी पहले पे पहला हो सकता है
और दूसरे पे भी पहला हो सकता है, या फिर पहले पे पहला दूसरे पे दूसरा हो सकता है, या फिर पहले पे पहला और दूसरे पे तीसरा फलक हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से इसमें पहले पे पहला पहले पे हो सकता है दूसरा आ जाए और दूसरा फलक आ जाए, और दूसरे पर पहला फलक आ सकता है, मतलब पहला बिंदु। और जिसे बिंदी रखा होता है ना, तो वही पहला फलक, पहला बिंदु है, मतलब एक बिंदु है, मतलब एक फलक है। मतलब ये जितनी भी संख्याएं, मतलब जितने भी डिब्बे बने हुए हैं, ये इतने आने की संभावनाएं हैं। तो टोटल कितनी संभावनाएं हैं, तो यहां पर हम जो लिखते हैं कुल, हाँ, कुल दोनों पासों की संभावनाएं, कुल दोनों पासों की संभावनाएं कितनी है, टोटल 6 इसके और 6 उसके। तो उस तरह से गिन लो, या फिर ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। और इस तरह से भी गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 के 36। कितनी संभावनाएं हैं, 36 संभावनाएं। ये टोटल कितनी संभावना है, 36 संभावनाएं हैं। और हमको बोला है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं के योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। ठीक है, यानी जितनी भी संभावनाएं हैं, इसमें से दोनों पासों की जो संख्याएं हैं उनके योगफल करने पर 10 किन किन संख्याओं से हो सकता है, मतलब किन किन पासों के आने की संभावना से 10 पूरा हो जाएगा, 10 योगफल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, देखिए इस लाइन में ढूंढते हैं। 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7 नहीं होगा। इसमें देखते हैं 4 2 6, 5 2 7, 6 2 8 नहीं होगा। फिर इसमें 5 3 8, 6 3 9, ये भी नहीं होगा जी। अब इसमें देखते हैं बेटा, इसमें क्या है, 6 और 4, एक संभावना ये हो गई। ठीक है, 6 4 10 हो गया, नहीं होगा, 10 योगफल 10 होने की प्रायिकता निकाला। तो देखते हैं कि इन दोनों पासों के जो संख्याएं आती हैं उनका योग 10 किन किन मतलब चक्कर में बन सकता है, किन किन संभावना से बन सकता है। तो 6 4 10 और 5 5 10, 2 हो गए। और किससे बन सकता है, 6 और 4 से बन सकता है। तो कितनी संभावनाएं, 36 संभव, टोटल संभावनाएं 36 है। टोटल संभावनाएं कितनी है, 36, जिनमें से 10 आने की संभावनाएं 6 4 5 5 और 6 4, यानी टोटल कितनी है, 3 है। ठीक, तो ये क्या हुए, इसमें से अनुकूल परिणाम कितने निकले, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम मतलब इसके अनुसार 10 बोला था ना, तो 10 योगफल 10 होने के कितने परिणाम है, 3 परिणाम है। कितने परिणाम है, 3, 1 2 3, 3 परिणाम है। ठीक, तो 10 योगफल 10 होने की प्रायिकता। ठीक, तो लिखते हैं, सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं कि योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है भाई, इसमें हम मान रख देते हैं बेटा। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, 3, कितने में से, 36 में से, 36 में से 3 परिणाम ऐसे निकले जिनका योगफल उनके प्राप्त संख्याओं का योगफल करने पर 10 आता है। ठीक, तो 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी इनकी प्रायिकता कितनी हुई, 1/12। ठीक है, तो 1/12 इसमें सत्य है। कौन सा ऑप्शन सत्य है, 1/12। देखिए ये थोड़ा मान लेते हैं कि थोड़ा समझने में दिक्कत आया होगा, लेकिन इसको दोबारा देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/3, 1/2, 1/6। ठीक, तो आपको हमने बताया कि जो एक पासा होता है उसमें कितने फलक होते हैं, 6। एक ही पासा है तो एक पासे में 6 फलक होते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं कि चूंकि एक पासे में फलक बराबर 6। ठीक, कितने हैं, 6। या ऐसा लिख सकते हैं कि एक पासे में फलक आने की संभावना है, फलक की संभावना है कितना, 6। कितना है भाई, 6। और इसमें हमको बोला क्या है कि 6 फलक हो सकते हैं एक पासे के, लेकिन इसको सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब फेंका तो जाएगा एक ही बार, तो उसमें ये 6 मतलब 6 फलक होते हैं एक सब पासे में, लेकिन उसमें सम कितने हैं, तो लिखेंगे सम संख्या प्राप्त होने
की संभावना कौन हो सकती है भाई? सम संख्या। एक 2 हो सकता है, एक 4 हो सकता है, एक खुद 6 हो सकता है। ठीक है, तो टोटल कितनी है? 3 है। तो यानी यहां पर हम लिख सकते हैं अतः, या ऐसे लिख दो कि अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6 में से सम 2 4 6 यही 3 निकलेंगे। 6 फलक हैं तो 6 फलक में से 2, 4, 6 यही सम संख्या प्राप्त हो सकती है। ठीक, तो इसमें कितने टोटल हैं? 3। तो यहां पर अनुकूल परिणाम क्या हो गया हमारा? 3। अब यहां पर लिखेंगे सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। इसकी प्रायिकता क्या होगी भाई? अब देखिए, अनुकूल परिणाम आपका कितना है? टोटल 3। सम संख्या प्राप्त होने की संभावना 3 है, और बटे टोटल संभावनाएं कितनी है? 6। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो आंसर आपका कितना आया? 1/2 आपका आंसर है। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 2 नंबर का ये आंसर देना है। ठीक है, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, आपकी स्क्रीन पे। आप देखिए इसको हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो घन की बात किया है कि इसकी घन का आयतन जो है 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। बताइए, लिखेंगे माना घन की भुजा, मान लिया गया घन की भुजा बराबर a है। ठीक, और तब उसमें हमको सवाल में बताया क्या गया है कि घन का आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो देखिए घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब बराबर कितना? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा आपकी क्या है? ए है, ए रख दिया गया, और इसका क्यूब था भुजा का क्यूब, तो यहां पर ए क्यूब हो जाएगा बराबर 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा? हमको भुजा निकालनी, तो इसका क्यूब उधर भेज देंगे उस साइड में, तो ए रोक लेंगे, तो ये क्यूब जो है उस साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस साइड जाने पर एक क्यूब रूट का रूप धारण कर लेगा। किसका? क्यूब रूट का। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? घनमूल। क्या होता है भाई? घनमूल। आपको इसका एक 1331 सेंटीमीटर क्यूब का घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल निकालेंगे कैसे? इसको देखिए, 1331 ऐसे करके गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। कैसे? किससे कटेगा? लगभग 11 से कटेगा। 11 एकम 11, कितना बचा? 2, हो गया 23, 11 दूना 22, एक बचा, हो गया फिर 11, 11 एकम 11, फिर 11 का पाना पड़ेंगे तो 11 एकम 11, एक बचा, फिर 11 हो गया, तो 11 एकम 11, फिर 11 से कट गया। ठीक, तो 11 का क्यूब बन रहा है 1331। 11 का क्यूब मतलब 11 का घात। देखिए 21 का ख नंबर कहता है कि यदि द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यानी द्विघात समीकरण आपको दिया गया है कितना? यक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका 2 नंबर, सॉरी 21 का खा नंबर है, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर कितना दिया गया है? 0। ठीक है, और इसका मूल दिया गया है भाई, मूल दिया गया है, उसको लिख देते हैं। मूल बराबर दिया गया है 2। ठीक है, तब p का मान हमको जो है निकालना है, इस क्वेश्चन में बोला है। ठीक, देखिए ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक, यक्स स्क्वायर 3x माइनस पी बराबर 0। अच्छा, मूल क्या होता है भाई? में जो यक्स का मान आता है और उसको द्विघात समीकरण या बहुपद में रखने से उसका मान अगर 0 के बराबर हो जाता है तो वो मूल यानी शून्य कहलाता है। ठीक है, तो मूल कितना दिया गया है? 2। तो 2 का यानी ये यक्स का मान है। किसका मान है? 2 का मान, यक्स का मान, सॉरी। तो यहां पर लिख देंगे चूंकि, अब हल करते हैं यहां पे, चूंकि मूल बराबर 2 यानी यक्स बराबर कितना है? 2। ठीक है, और आपका बहुपद क्या है? एफ एक्स
बहुपद या समीकरण को हम fx या px से लिखते हैं, ठीक है बेटा। इसके बराबर कितना दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p, जो कि किसके बराबर है, 0 के। अब यहाँ पर लिख देंगे तब x बराबर 2 रखने पर, ठीक है बेटा। x का मान यानी जो मूल का मान था वो इसमें रखेंगे समीकरण में, ठीक है। तो fx जहाँ पे था वहाँ पे x के जगह पे हो जाएगा 2, क्योंकि x के स्थान पे ही तो 2 रख रहे हैं, तो यहाँ fx था वहाँ पर हो जाएगा 2। अब बराबर कितना, ये x के स्क्वायर था तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3x मतलब 3 इंटू 2 माइनस p बराबर कितना, 0। अब इधर ही हल करना है, ठीक। 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस कितना p बराबर कितना, 0। 6 और 4 10 माइनस कितना p बराबर 0। p हम रोक लेंगे, माइनस का p रोक लेंगे, और ये प्लस का 10 उस साइड बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो इधर भी हो जाएगा कितना, माइनस का 10, क्योंकि प्लस से उधर उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर आ गया p बराबर 10। दैट्स ऑल। 21 नंबर के ग नंबर का सवाल है, यदि cos थीटा बराबर 15/7 हो तो 15/17 हो तो साइन थीटा का मान बताओ, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको दिया है सवाल में कि यदि करके दिया है उसी को पहले लिखना है। यदि कितना 15/17 है तब किसका मान बताना है, तब साइन थीटा का मान बताना है। इसके बराबर क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हल, कॉस थीटा बराबर कितना, 15/17, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, इसका हम अनुपात देखें, भुजाओं का अनुपात 9.1 या 10.1 में है सवाल, ठीक है। क्या है कि लंब बटे कर्ण या लाल बटे कक्का वाला याद करो, लाल बटे कक्का मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक और सेक और कॉट, ये साइन, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये ऊपर वाला 15 जो है वो क्या है, आधार का नाप दिया गया है, और ये नीचे 17 क्या है, कर्ण का नाप दिया गया है, ठीक है। कर्ण, ये कर्ण है 17 और आधार क्या है 15। हमको चाहिए क्या, साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आपके पास कर्ण तो उपलब्ध है लेकिन लंब नहीं पता है, तो लंब के लिए हमको क्या करना है भाई, जानते हैं कि त्रिभुज में जब कोई दो भुजा मालूम हो और तीसरी भुजा मालूम करने के लिए किसका सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस का। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। k यानी कर्ण, कर्ण कितना है भाई 17, तो 17 का वर्ग बराबर a कितना है, आधार 15 का वर्ग प्लस l मतलब लंब, नहीं पता उसको ऐसे रखे रहेंगे, ठीक है। 17 का वर्ग होता है 289 बराबर 15 का 225 प्लस l स्क्वायर। 225 को इधर ले आइए, 289 माइनस 225 बराबर l स्क्वायर। देखिए 289 से 225 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 से 5 गई 4 और 8 से 2 गई 6 और 2 से 2 गई, काम खत्म, बराबर कितना l स्क्वायर, कितना l स्क्वायर। अब हमको यल चाहिए, स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो उसको हम इधर भेज देंगे। तो स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो किसका रूप धारण कर लेता है, अंडर रूट यानी वर्गमूल का रूप धारण कर लेता है। l बराबर अंडर रूट 64। तो देखिए बेटा 64 का वर्गमूल होता है कितना, 8, यानी l यानी लंब आपको पता हो गया कितना है, 8 है। तब क्या हमको निकालना क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है l यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब आपको मालूम हो गया कितना, 8, और कर्ण आपको पहले से ही दिया था सवाल में कितना, 17। तो यहां पर आंसर कितना आया, 8/17, यही आपका आंसर होगा, ठीक। देखिए बेटा 21 का घ नंबर सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्गंतराल दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10,
और इसकी बारंबारता क्या दी गई है, 0 से 2 की बारंबारता 1 है, और 2 से 4 की बारंबारता 2, 4 से 6 की बारंबारता 6, और 6 से 8 की बारंबारता 8, 8 से 10 की बारंबारता 3 है। ठीक है, चलिए इसको आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल दिया गया था वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और इसकी बारंबारताएं कितनी हैं, 1, 2, 6, 8, 3। ठीक है, आपको वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, हमको निकालना क्या है, मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है, मध्यमान निकालना है। मध्यमान यानी यक्स। यक्स कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा, मध्यमान मतलब यक्स निकालना है। ठीक है, तो यक्स कैसे निकालते हैं, ये वर्ग अंतराल जो दिया गया है इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर इसका आधा करेंगे, तो 2 और 0 कितना होता है, 2, 2 का आधा कितना होता है, 1, तो मध्यमान आपका पहले का 1 निकला। 4 2 6, 6 का आधा कितना होता है, 3, 6 4 10, 10 का आधा कितना होता है, 5। अब यानी इसमें देखिए अंतर कितने कितने का आ रहा है, 1 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 2 7, 7 2 9, ये आपके यक्स निकल के आ गए। अब हमको माध्य निकालना है ना भाई, समांतर माध्य तो ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसमें हमको एफ एक्स निकालना होगा, नहीं एफ यक उड़े यक्स, यफ गुड़े यक्स आपको मालूम करना पड़ेगा। तो उसको कैसे मालूम करते हैं, यफ और यक्स को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो एक एक करना, 1 3 दूनी 6 56 30 8 56 और 3 27, ये आपका हो गया यफ एक्स, यानी यफ गुणे यक्स हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यन यानी बारंबारता का योग कितना भाई, 6 2 1 3 6 9 8 17 3 20, ये आपका यन निकल के आ गया 20। ठीक है, अब एफ एक्स जोड़ेंगे, तो एफ एक्स जोड़ते हैं बेटा, सिग्मा एफ एक्स कितना, 6 1 7, 7 6 13, 7 20, 20 का 0 हासिल, 2 5 3 8 2 10, 2 12, 120। अब हमको सवाल में निकाल, बोला था समांतर समांतर माध्य, समांतर माध्य को हम एक्स बार से लिखते हैं बेटा, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे यन। ठीक है, तो यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है, 120 अपान यन, यन कितना है 20। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 6 12, यक्स बार बराबर 6, यानी समांतर माध्य आपका कितना होगा, 6। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है 21 के अंगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमको मालूम करना है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा हल करते हैं। माना रेखाखंड के 2 बिंदु बराबर ए दिया है आपका, ये दिया गया है आपका -3, 10 और ऐसे बी बिंदु मान लेते हैं 5, 4। ठीक है, इनको मिलाने में रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। ठीक, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है जानते हैं आप सब, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है बेटा मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है बेटा x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2, ये सूत्र होता है। ठीक, चलिए अब इस पे हम x1 और x2 इन सभी चीजों का क्या है मान रख देते हैं। ठीक, तो x1 आपका क्या है -3, कितना है x1, यानी पहला बिंदु जो होता है उसमें एक x होता है एक y होता है, उसमें भी x और एक y होता है। तो पहले बिंदु में x1 और y1 मानते हैं, दूसरे बिंदु में x2 और y2 मानते हैं। देखिए पहले बिंदु में दोनों बिंदुओं में क्या होता है x और y होते हैं। ठीक है, तो पहले बिंदु में x1 और y1 और दूसरे बिंदु में x2 और y2 होता है। ठीक है, अब x1 था तो x1 -3 हो गया, फिर प्लस x2 आपका है 5 अपान कितना 2 कामा, फिर ये y1 कितना आपका 10 प्लस y2 कितना है 4 बटे कितना 2। अभी कितना हो जाएगा, 5 प्लस में है 3 माइनस में, तो घटेगा कितना बचेगा 2 बटे 2 कामा 10 और 4 कितना हो गया 14 बटे कितना 14 बोले लिख रहे हैं 10 और 4 14 बटे कितना
2। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये 2 1 कम 2, 2 7 14, ये आपका 7 है। ठीक, तो यहां पर इसका निर्देशांक क्या निकला 1, 7। ये इसका आंसर 1 आ गया, कामा कितना 7, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 21 नंबर का 4 नंबर का सवाल है कि यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर का सवाल क्या है कि दो बिंदु, तो लिखते हैं बेटा पर माना दो बिंदु ए भी मान लो या पी क्यू मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, माना दो बिंदु क्रमशः पी क्या है भाई -1, -3, और क्यू क्या है, दूसरा बिंदु कौन सा है x, 9। मतलब उसमें पी और क्यू दिया नहीं है, मतलब आपको मानना है कि कोई बिंदु, इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी का मात्रक कितना है भाई, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। दूरी मात्रक कितना है कितना है 13। ठीक है, अब हम इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो दूरी का सूत्र होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, लिख देते हैं यहाँ पे सीधा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र था किसका, दूरी का। ठीक है, अब इसमें जो जो मान दिया है उसको रख देते हैं। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया आपको 13, तो यहाँ पर हम रख देंगे 13 बराबर अंडर रूट x1 आपका कितना है -1, x1 आपका -1 माइनस x2 कितना है, x2 है x, और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है भाई -3, प्लस सॉरी माइनस y2 कितना है आपका 9, इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, इसका रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा किसका 13 का, और बराबर कितना, इसमें क्या करेंगे x हम चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, -x पहले लिख देंगे और -1 बाद में लिख सकते हैं, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये 9 3 जुड़ जाएगा तो -12, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर -x और -1 का क्या होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर बना, तो a स्क्वायर मतलब कि -x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और -2 गुणे a यानी -x गुणे b यानी 1 लिखा जाएगा, माइनस नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इतना, ये यहां से लेकर यहां तक a बना है और ये इतना ही b बना है, तभी तो a - b बना, तो इसलिए -2 गुणे a यानी -x टोटल लिया जाएगा और गुणे b यानी 1 लिया जाएगा, -1 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं बेटा प्लस 12 का वर्ग होता है कितना 144, कितना होता है 144, माइनस का वर्ग होके हो गया प्लस। ठीक है, अब 169 इधर है ही, 144 को इस साइड ले आओ माइनस की तरफ, प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर की तरफ लाना है। ठीक है, सॉरी, अब माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आप जानते हैं 1 का वर्ग करो चाहे क्यूब करो कुछ भी करो 1 ही आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 1 2x, बस प्लस 144 उस साइड चला गया ना। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 से 4 गई 5, और ये 6 से 4 गई कितना बचा 2, बराबर कितना x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इतना बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उस साइड लेकर जाएंगे, किधर बराबर के उस साइड, तो 25 को यहां से उधर ले जाएंगे तो यहां पर बच जाएगा 0, और यहां पर क्या है x स्क्वायर प्लस का 2x एक साइड कर लीजिए, x वाले सिस्टम जितने उसको एक साइड कर लेंगे तो 2x और प्लस का 1 उतना उसको सिस्टम कर दिए, और ये प्लस से उधर क्या हो जाएगा माइनस का 25। अब देखिए 0 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, और देखिए -25 में जब प्लस 1 कर देंगे तो माइनस का कितना बचेगा 24। अब इसका हमको करना है गुणनखंड, कैसे गुणा करिए, 24 इसका 24 है, इसका गिनती कितना है 1, तो 24 एकम 24, तो गुणा करो 24 और जोड़ो घटाओ तो
बीच वाला 2 आ जाए, ठीक है। तो 6 चौको 24 और 6 से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो हम वही करते हैं यहाँ पे। हाँ जी सर, यहाँ पर बच गया, हाँ इधर लगाते हैं 0 बराबर ये 24 से कम 24, तो यानी गुणा करो 24 और जोड़ो घटाओ तो 2 आवे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 2x के जगह पे हमको 2 के जगह पे लिखना है 6 माइनस 4, यानी 6 चौके 24 और 6 से 2 घटेगा, 6 से 4 घटेगा तो 2 भी बचेगा, ठीक। और इंटू x, ये हमने 2 के जगह पे लिखा है 6 माइनस 4, ठीक है। और माइनस कितना 24, 0 बराबर x स्क्वायर प्लस, और ये देखिए बाहर से इधर से निशान से गुणा होगा अंदर में, और x बाहर उधर उस साइड से गुणा होगा, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, और 6 और x का गुणा होगा तो 6x, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4x का गुणा होगा तो 4x, और माइनस का कितना है, ये है 24 है। अब देखिए 0 बराबर, यहाँ इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचा, एक x बचा, और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 6, और यहाँ पर क्या कॉमन लेना है, माइनस का 4, यहाँ पर क्या बचा x, और माइनस माइनस का गुणा कितना, प्लस 4 छंग 24, यानी x प्लस 6 उसमें भी बचा। अब ये 2 स्टेप हो गए, एक स्टेप ये एक स्टेप ये, तो दोनों स्टेप में क्या कॉमन मिल रहा है भाई, x प्लस 6 कॉमन मिल रहा है, तो हमने दोनों को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा क्या, उसको एक डिब्बे में लिख देंगे, ये चला आया यहाँ पे तो यहाँ बचा x, और इसमें भी ये चला गया तो कितना बचा, माइनस का 4, तो इसको ऐसा हो गया, ठीक। और बराबर कितना 0, एक बार इसके बराबर 0 लिख देंगे, और एक बार x माइनस 4 के बराबर 0 लिख देंगे। ये आप जानते हैं क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसको रोक लेंगे, गुणे में है इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 0 को जब भाग करेगा तो आंसर 0 हो जाएगा, और एक बार इसको हम रोक लेंगे, इसको गुणे में है तो इधर भेज देंगे भाग में हो जाएगा, तो 0 को भाग देगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर प्लस का 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर x रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस का 6 या माइनस का माइनस का 6 या प्लस का 4 आने की संभावना है। क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी में जो x का मान पूछा है, वो x का मान क्या हो सकता है, माइनस का 6 हो सकता है या प्लस का 4 हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला लगाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए, और उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, ठीक है। 2 क्रमागत हमको विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग करने पर कितना आता हो, 290 आता हो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा, 2 क्रमागत, इसके 22 नंबर का नंबर है, ठीक है। इसमें बोला है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो लिखते हैं माना 2 क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर, देखिए विषम पूर्णांकों को क्रमागत लिखने के लिए क्या तरीका होता है, 2x प्लस 1, यानी 2x हमेशा रहेगा, और प्लस लगाकर आपको विषम विषम गिनतियां सिर्फ लिखनी है, बस क्रमागत बनता चला जाएगा नंबर वाइज। तो पहला नियम, पहला गिनती ये हो गया, और दूसरा क्रमागत क्या होगा, 2x प्लस 2 लिख दे, यहाँ पर नहीं 2 नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि हो जाएगा आपका सम, हमको लाना क्या है, विषम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के बाद विषम संख्या क्या है 3, और चाहिए, इसमें तो हमको 2 ही बोला है, मान लीजिए और चाहिए तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 के बाद क्या आएगा 5, ठीक। लेकिन हमको इतना नहीं लेना है, सिर्फ हमको 2 चाहिए, क्योंकि उसमें सवाल में 2 ही बोला गया है, ठीक है। तो ये आपकी 2 विषम क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब इसको हम प्रश्नानुसार चलते हैं, ठीक, जो प्रश्न हमको बोला है उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भैया, कि दोनों विषम पूर्णांकों का वर्ग करें, 2x प्लस 3, इन सभी के वर्गों का योग करने पर आंसर 290 आता हो, ठीक है, 290 आता हो। तो अब क्या करेंगे, इसको सब भाई सभी सबको सूत्र पर तोड़ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 एक नम 4x, ठीक है, प्लस इसका भी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 तियां 12x बराबर कितना 290, ठीक है। 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4x और 12x कितना हो गया 16x, ठीक है। 9 और 1 कितना हो गया 10 बराबर कितना 290, उसको इस साइड ले आओ, ठीक है, इस साइड ले आओ,
तो कितना हो जाएगा, या ऐसा करते हैं इसमें से कुछ देखिए कॉमन वॉमन मिल रहा है इस गिनती में तीनों में। 4 दूनी 8 या हाँ 4 दूनी 8, 4 चौक 16, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा। ऐसा करते हैं 10 को उधर भेज दो पहले तब बताते हैं। 8x² प्लस 16x बराबर 290 प्लस का 10 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब क्या होगा 8x² प्लस 16x बराबर कितना 280। क्यों? क्योंकि इसमें से 10 घट गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ जी कितना 8। ठीक है, 8 कॉमन, सिर्फ गिनती कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि हमको कुछ छोटा करना है ना इसको, तो गिनती हमने कॉमन ले ली, क्योंकि और पार यानी यहां से लेकर यहां तक टोटल 8 से कट रहा है, क्योंकि 8 कम 8, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, 4 बचेगा, 40 हो गया, 8 पंचे 40, इसलिए हम 8 कॉमन लिए इसमें। तो 8 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो बचा क्या x² प्लस 8 दूनी 16 और x बराबर कितना, ये 28 यानी 280 ऐसे रहेगा। अब देखिए 8 कम 8, 8 त्रिक 24, 4 बचा, उधर गया तो कितना हो गया 40, तो ये हो गया 8 पंचे 40। तो यहाँ पर एक से यहाँ पर एक बचा, तो एक यानी ऐसे रहेगा x² प्लस 2x और बराबर कितना 35। 35 को इधर ले आइए, तो x² प्लस कितना 2x प्लस से इधर आएगा माइनस का 35 हो जाएगा, बराबर कितना 0। अब देखिए 35 और इधर की गिनती से गुणा करेंगे, तो 35 से करना 35, तो गुणा करिए 35 आए, जोड़ो घटाओ तो 2 आए, तो 35 से कम 35, तो सोचते हैं किससे 7 पचे 35 है ना, 5 सत्ते 35 या 7 पचे 35, तो 7 पचे 35 और 7 से 5 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा भाई। तो x² प्लस इस 2 की जगह पे हम लिखेंगे 7 माइनस क्या 5 इंटू x माइनस कितना 35 बराबर 0। अब x² प्लस इधर निशान से गुणा होगा, तो प्लस 7 इंटू x प्लस और माइनस का गुणा माइनस 5 इंटू x माइनस कितना 35 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ जी कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 1x और प्लस कितना बचा 7, क्योंकि 1x उसका कॉमन हो चुका है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ जी -5 कॉमन मिल रहा है। कितना कॉमन मिल रहा है -5, तो -5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा x, और जब -5 आपने कॉमन ले लिया है तो ये माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस 5 सत्ते 35 से 35 कट गया, बराबर कितना 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ जी कॉमन मिल रहा है x प्लस 7 और x माइनस 5 बचा, उसको एक डिब्बे में कर दीजिए भाई, बराबर कितना 0। एक बार क्या होगा कि x प्लस 7 रोकेंगे, ये गुणे में था उधर जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार ही क्या करेंगे x माइनस 5 रोकेंगे, ये x प्लस 7 था उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या होगा कि x प्लस 7 जो है, x हम रोक लेंगे, प्लस का 7 उस साइड भेजेंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, इसमें इस बार क्या करेंगे x रोक लेंगे और माइनस का 5 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 5। ठीक, तो अब बताइए कि हमको विषम पूर्णांक पूछा था, 2 विषम पूर्णांक, तो कौन कौन से हो जाएंगे, -5 हो जाएगा या -7, क्या होगा भाई जल्दी आंसर दो। क्या हो सकता है 5 होगा, क्या होगा 5 होगा, क्योंकि माइनस रखने से उसमें पूर्णांक नहीं आएगा। ठीक है, क्या करेंगे प्लस का 5 रखेंगे। ठीक है, आपका आंसर ये सत्य हुआ। ठीक, चलिए तो इसका आंसर कितना आया था x का, एक का आया था x बराबर -7 आया था, और x बराबर कितना आया था, एक 5 आया था। ठीक है, अब इसको हमको इसमें बताना है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, लास्ट में लिख देंगे अतः 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर, अब देखिए 2x है तो 2 गुणे x का मान क्या हमने बताया था 5 बताया था ना, तो यहाँ पर रखेंगे 5 और प्लस कितना 1 कॉमन, यहाँ पर 2x यानी फिर 2 गुणे 5 प्लस कितना 3। अभी देखिए इसका आंसर क्या है, 2 पंचे 10 1 11 और 1 2 पंचे 10 3 13, यही दोनों सत्य होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों का जब आप वर्ग करेंगे तो 290 होगा। कैसे 11 गिराइए हम 121, ये 11 इसका वर्ग हो गया और ये इसका वर्ग होता है 169, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 1 10 6 2 8 1 9 1 1 कितना 2, 290 आगे नहीं आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा 22 का ख नंबर का सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब क्या कह रहा है कि सिद्ध करना है हमको कि 2 संकेंद्रित वृत्त है,
दो वृत्त ऐसे हैं जिनका केंद्र एक ही है। ये हमारा दो वृत्त हो गया, ठीक। इसमें केंद्र जो है वो दोनों का एक ही केंद्र पर केंद्र मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है बेटा कि इसमें जो जीवा दी गई है दो वृत्तों में, हाँ, संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, जो बड़ा वृत्त है इसकी जीवा मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक निकल रही है, ये जीवा हो गई। बड़े वृत्त की ए बी जीवा हो गई, ठीक, जो कि क्या कर रही है, छोटे वृत्त के परिधि को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, ठीक है। हाँ, स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। क्या होती है भाई, समद्विभाजित होती है। यहां पर हमको बताना है कि ये समद्विभाजित होती है। तो देखिए इस पर एक हम डाल देते हैं लंब, ये सीधी रेखा होगी और सीधी रेखा पर एक हिसाब से क्या हमने डाल दिया, लंब। लेकिन ये कार्य किसका करेगा, त्रिज्या का, आर का काम करता है। किसका काम करता है, आर का, ठीक है। चल लिखते हैं बेटा, मानव केंद्रीय वृत्त है, ठीक है। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, ठीक। चूंकि ए बी जीवा C1 वृत्त की परिधि की स्पर्श रेखा है, ठीक है। क्या है, स्पर्श रेखा है। भाई C1 वृत्त जो है ये आपका, ये C1 वृत्त माना जाएगा और ये C2 वृत्त माना जाएगा, ठीक है। मतलब C केंद्र का, इसका केंद्र मान लिया गया कि नाम दे दिया गया कि C1 वृत्त केंद्र है इसका, और उसका केंद्र क्या है, C2 है, ठीक है। मतलब केंद्र का नाम अलग अलग रख दिया गया, बाकी दोनों केंद्र क्या है, एक ही जगह पे है, ठीक है। तो ये C1 केंद्र का वृत्त हो गया और ये C2 केंद्र का वृत्त हो गया। तो इसमें बताया गया कि जो AB जीवा जो है C1 वृत्त की परिधि को क्या करती है, C1 परिधि की स्पर्श रेखा है, क्योंकि इसको C1 को क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए बेटा, इस हिसाब से देखा जाए तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये केंद्र, इस हिसाब से यहाँ पर जो है केंद्र सभी का क्या, यहाँ पर मतलब जो दोनों संकेंद्रित हैं उस बिंदु का नाम मान लीजिए ए ओ रख दिया जाए, और जहाँ पे लंब ये इसका पड़ रहा है, ये क्या है, एक जो त्रिज्या है ये क्या हो रहा है कि ए बी जीवा पर लंब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसलिए OP क्या है, लंब है, किस पे, AB पे, किस पे, AB पे, ठीक है। तथा C2 क्या बेटा, C2 वृत्त में, उसमें हमने क्या देखा वो भी बता रहे हैं बेटा। C2 वृत्त में हम देख रहे हैं कि AB जीवा है, क्या है, AB जीवा है। C2 वृत्त में हमने देखा दूसरे वाले वृत्त में कि AB क्या काम कर रही है, जीवा का काम कर रही है, और OP लंब है किस पे, AB पर, क्या है, उसमें भी हमने देखा कि OP जो है AB पर लंब है। इसलिए क्या निष्कर्ष निकला भाई, इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि OP लंब जीवा AB को समद्विभाजित करता है। OP लंब जीवा AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और भाई क्यों, समझ में आया, क्यों, क्योंकि जो वृत्त था बड़ा वाला वृत्त, उसकी जीवा जो है AB वो किसको स्पर्श करती हुई जा रही है, दूसरे यानी अंदर वाले उस वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, उसके परिधि को स्पर्श कर रही है। तो आप देखते हैं यहां पर से क्या निकल रहा है भाई, त्रिज्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, त्रिज्या। तो यहां पर भी तो त्रिज्या है भाई, दोनों त्रिज्या किधर भी जा सकती हैं। तो हमने इधर एक त्रिज्या खींच दी और वो लंब का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, त्रिज्या आप इधर भी खींच सकते हैं, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, किधर भी, लेकिन हमने यहां पर खींच दिया क्योंकि इससे हमारा दो काम हो जाएगा, क्या कि ये लंब काम कर जाएगा, लंब का। और देखिए
ओपी जब लंब हो गया ए बी पर, तो देखिए आप पढ़े होंगे कि जब एक सीधी रेखा पर जब एक सीधा लंब डाला जाता है तो वहां पर क्या होता है, वो किसी भी लंब मतलब जब लंब खींचा जाता है तो किसी भी रेखा पर जब पड़ता है तो उस रेखा को लंब समद्विभाजक कर देता है। क्या कर देता है? समद्विभाजक कर देता है, समद्विभाजित कर देते हैं, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। और बाकी एक तरीका और है इसको कोण बनाकर सिद्ध करना, तो वो भी है, आसान दोनों है, मैंने तो एक ही बता दिया, अगर और कोई इस अलग तरीके से लगाना चाहता है लगा लेगा। ठीक है, 22 नंबर का ग नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में यदि यल यम समांतर है सी बी के और यल एन समांतर है सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा डी एन है। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है कि ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा डी एन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए सवाल में हमको बताया गया है चूंकि क्या कि एल एम समांतर है, ये समांतर का निशान है। ठीक है बेटा, एल एम समांतर है बी सी के या सी बी के, किसके समांतर है? सी बी के। ठीक है, एल एम जो है वो सी बी के समांतर है, इसलिए भाई ये त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज बनना है ए बी सी और एक त्रिभुज बनना है ए डी सी या ए सी डी। ठीक, तो हमने त्रिभुज ए बी सी में देखा कि एलियम भुजा क्या है? बी सी के क्या है? समांतर है, समानांतर है। ये दोनों भुजाएं अगर इधर को बढ़ाई जाएं या इधर को बढ़ाई जाए तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये दोनों बराबर दूरी पर ही चली जाएंगी, इधर भी एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो एक दूसरे को कभी ना काटे, वही समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें बताया है कि एलियम समांतर है सीबी के, एलियम जो भुजा है वो सीबी के क्या है? समांतर है। तो आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में थेल्स थ्योरम के हिसाब से। तो फिलहाल चलो त्रिभुज नोट कर देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, हम त्रिभुज ए बी सी में हल करेंगे, देखेंगे। ठीक है, उसी में तो बताया गया है कि एलियम समांतर है सीबी के। तो अब देखिए थेल्स प्रमेय से, यहां पर हम लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है भाई? थेल्स का प्रमेय कहता है भुजाओं का जो उसका अनुपात, जो दो भुजाएं आपस में, उस त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में समांतर होती हैं तो जो तीसरी भुजा जो काटती है, जैसे कि ये बी सी, ये तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन भुजाएं हैं। इसको कोई तीसरी भुजा जो काटती है एलियम, ये तीसरी भुजा होगी इसमें। जैसे ए बी मतलब ए से बी तक एक भुजा, बी से सी तक एक भुजा और ए से सी तक, ये तीनों मिलाकर के एक त्रिभुज बनाती हैं। और इसमें कोई एक अन्य भुजा जो किसी एक भुजा के समांतर अगर बीच में आ जाती है और दो भुजाओं को काटती है, जैसे कि ए बी सी, ए से बी, बी से सी और सी से ए तक की तीन भुजाएं थी। इसमें एक अन्य भुजा आ गई एल जो कि ए बी भुजा को और ए सी भुजा को एक बिंदु एल पर और एक बिंदु एम पर क्या कर रही है? काट रही है, और जो कि क्या है? बी सी के समांतर है। तब थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि इनके जो भुजाओं का अनुपात होगा ए एम बटे, ये जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा? एक दूसरे अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? देखिए ए एम सॉरी ए बी हो गया गलती से, ए एम बटे ए एम अनुपात बटे ए बी क्या होगा? ए बी बराबर, इसी तरह से इसका भी अनुपात होगा क्या? ए एल बटे क्या? ए सी। इसको समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 1। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है? पुनः यही चीज और कहा है ऐसे समांतर के लिए। क्या कहा है? कहा है कि यल एन समांतर है सी डी के। यल एन जो भुजा है वो सी डी भुजा के क्या है? समांतर है। ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ भाई? ए सी डी या ए डी सी। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ए डी सी में थेल्स थ्योरम के हिसाब से इसमें भी क्या करेंगे? इसका जो अनुपात होगा वो उसके अनुपात के बराबर होगा, ए एल बटे ए सी के, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए एन अनुपात ए डी, ए एन अनुपात ए डी बराबर ए एल अनुपात ए सी। इसका समीकरण नाम दे देते हैं 2। ठीक है, इसको हमने समीकरण नाम दे दिया हमने 2। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ चीजें कॉमन हो रही हैं। क्या कॉमन हो रही हैं? हमने देखा, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा कि समीकरण 1 व 2 से हमको क्या प्राप्त हुआ कि ए एल बटा ए सी दोनों में कॉमन है ना। तो यानी जहां पर ए एल बटा ए सी है उसकी जगह पे हम ए एम बटे ए बी लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो हमें कह सकते हैं कि जैसे ये दोनों एक ही चीज़ हैं तो क्या करेंगे, ये भी दोनों एक ही चीज़ होंगे ना, तो हम लिख सकते हैं कि AM बटे AB बराबर AM बटे AB बराबर क्या हो जाएगा, AN समीकरण 2 से बटे AD। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब AL AC दोनों बराबर है ना समीकरण में, तो ऐसे दोनों समीकरण से हमने ये देखा कि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएंगी। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये भी दोनों के एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ना, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया। स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा दिक्कत पड़ रहा है, लिख देंगे यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर किसका व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी अपोजिट उल्टा कर देंगे, यानी AB ऊपर चला जाएगा और नीचे AM आ जाएगा और बराबर AD ऊपर चला जाएगा और AN नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, अब इन दोनों में हमको जिसे उसमें सिद्ध करने के लिए बोला है उस हिसाब से उसको लाने के लिए इन दोनों में हमको जो है एक एक दोनों पक्षों में घटाना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में एक घटाने पर, एक घटाने पर। अब भाई बताएंगे कि ये क्यों घटाया जा रहा है। देखिएगा, AB बटा AM माइनस 1 बराबर AD बटा AN माइनस 1। ठीक, अब ये एक क्यों घटाया गया, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कि AB ऐसे रहेगा और AM इसके नीचे एक मान लीजिए, और इस सभी के नीचे एक मानना हो तो और मान लो एक। क्यों, क्योंकि ये भिन्न में है तो ये अगला भी भिन्न में होना चाहिए ना। तो AB एकन्नम AB और AM एकन्नम AM अपान AM एकन्नम AM बराबर AD एकन्नम AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहा है बेटा, भिन्न का गुणा जोड़ घटाव लगाया ना, वही सिस्टम है। AD एकन्नम AD माइनस AN एकन्नम AN अपान AN एकन्नम AN। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए AB से AM घटाएंगे तो देखिए A से लेकर B तक भुजा यहां हुई, A से B तक के बीच में हम अगर AM घटाएंगे यानी काट दें तो कितना बचेगा, BM बचेगा। कितना बचेगा, BM बचेगा बटे कितना, AM। इसके लिए हमने एक घटाया था। क्यों, क्योंकि जब तक A नहीं लेकर माइनस करते तब तक ये AM घटता ही नहीं उसमें, और जब AM नहीं घटेगा इसीलिए व्युत्क्रम करना पड़ा। व्युत्क्रम करने के बाद एक घटाया गया ताकि AB से AM घट जाए, AB से AM घट जाए तो BM बच जाए। फिर इसका फिर अपोजिट करेंगे, व्युत्क्रम इसको फिर से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिद्ध में BM नीचे मांगा है ना, तो BM नीचे ले जाएंगे। कैसे, देखिए AD से AN घटाएंगे, AD से AN काट दिया जाए यानी घटा दिया जाए तो कितना बचेगा भाई, यहां पर बचेगा DN। कितना बचेगा, DN, तो DN बटा कितना, AN। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे पुनः व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो पुनः जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, AM ऊपर चला जाएगा, AM ऊपर चला जाएगा बटे कितना, BM आ जाएगा नीचे, AM ऊपर BM नीचे, और बराबर AN ऊपर चला जाएगा और नीचे DN बचेगा भाई। तो यही हमको तो सिद्ध करना था। सिद्ध में देखिए क्वेश्चन में यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, नंबर 22 नंबर का घ नंबर सवाल। घ नंबर सवाल में कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब शून्यक यानी x के मान निकालना है। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। हमको द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है। कितना दिया गया भाई, x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर कितना दिया गया है, 0। इसमें हमको शून्य ज्ञात करना, मतलब x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये इसको ऐसे हल करेंगे, 10 एकन्नम 10 गुणा करिए कि 10 आए। हल करते हैं इसे, x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 10 बराबर 0। इसको हमने यहाँ पर उतार लिया सवाल को हल करने के लिए। अब 10 इसका गिनती 1 तो 10 है करना 10, तो गुणा करना है 10 आए जोड़ो घटाओ तो 7 है, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7, तो x स्क्वायर प्लस 7 की जगह पे हम लिख देंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कितना 10 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5 और x 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब x इसमें कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2 पंचे 10, 5 बचा बराबर कितना 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 5, ये कॉमन मिल रहा था ले लिया, अब बचा क्या x प्लस 2 बचा, तो x प्लस 2 हमने यहाँ पर रख लिया बराबर कितना 0। अब x प्लस 5 बराबर एक चक्कर 0 हो जाएगा और एक बार x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब x बराबर कितना आएगा प्लस का 5 उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पर भी कितना प्लस का 2 उधर जाएगा, उधर का क्या हो जाएगा माइनस का 2। ये आपके 2 शून्य प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन से, एक माइनस और एक -5 और एक -2। ठीक, इसको हम कह सकते हैं अल्फा, पहले वाले शून्य को अल्फा मान लिए और दूसरे वाले शून्य को हम बीटा कह सकते हैं। बीटा बराबर कितना -2। ठीक, अब बोला है सवाल में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, बीच में संबंध। तो भाई शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है मालूम है किसी को? क्या होता है कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये मूल है ना अल्फा बीटा, तो इनका योगफल बराबर क्या होता है -b/a। बी और ये क्या है भाई, ये द्विघात समीकरण के सभी गुणांक हैं, कैसे अभी बताएंगे। और एक होता है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका बराबर होता है क्या c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है -5 हम रख देंगे, प्लस बीटा, बीटा का मान कितना -2 इसको रख देंगे, और यहां पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई, बड़ा ब्रैकेट, और बराबर कितना -b/a। अब b क्या है, इस द्विघात समीकरण में b होता है x का गुणांक और a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है, और c मतलब ये जो होता है x स्क्वायर का गुणांक और b जो होता है x का गुणांक, और ये इतना जो बचेगा वो क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, तो b बोला है माइनस तो माइनस लगा दिया, b क्या है भाई x का गुणांक 7 है तो यहां पर रख देंगे -7/a, a यानी x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो -5 प्लस माइनस का गुणा फिर -2, ठीक, बराबर कितना -7/1 नहीं लिखा जाएगा। ठीक, बटा का 1 नहीं लिखा जाता है, बस मान लिया जाता है, तो हमने -7 रख दिया। अब 5/2 कितना हो जाएगा -7 बराबर -7, यानी मूलों का योगफल और गुणांकों का सूत्र जो हमने प्रयोग किया गया तो कितना दोनों क्या आए बराबर आए। ठीक है, अब चलिए इसको हल करके देखते हैं बेटा। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी माइनस अल्फा का मान -5 गुणे बीटा का मान -2 बराबर c आपका कितना है भाई 10 है, कितना है 10/a, यानी x स्क्वायर का गुणांक 1, कितना 1। अब 5 दूनी माइनस का गुणा प्लस और 5 दूनी 10 बराबर 10/1 नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये भी आपका आ गया, सत्य हो गया। ठीक, दोनों का नियम सत्य हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई सारणी का समांतर माध्य निकालना। क्या निकालना भाई, समांतर माध्य निकालना है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य निकालिए, मतलब समांतर माध्य निकालिए। वर्ग अंतराल क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 2, 4, 7, 3, 2। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए। ठीक, तो आइए क्वेश्चन में हमने पहले से ही सारणी बना रखी है, इसमें क्या करना है बेटा, बारंबारता है, वर्ग अंतराल है, हमको निकालना क्या है मध्यमान। क्या निकालेंगे, मध्य मान निकालना है, मध्यमान, इसको हम x कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, x कैसे निकालते हैं, 10 और 0 10, इसका कर देंगे आधा, कितना हो गया 5, फिर 20 10 30, 30 का आधा कितना
15। अब इसमें अंतर कितना है 10 10 का, तो 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। ये हमारा हो गया मध्यमान, ठीक है, यानी आपका यक्स आ चुका है, ठीक है। और यहां पर बारंबारता का हम योग कर लेंगे, कितना होगा 4 2 6 7 7 13, 13 3 16 2 18, ठीक है। और यहां पर ये क्या होगा सिग्मा, सॉरी सिग्मा अभी तो बाद में लगेगा, ये यफ और गुणे यक्स, इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, यफ भी हमारे पास है यक्स भी हमारे पास है, तो इसको हम करेंगे क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, सॉरी जोड़ेंगे नहीं पहले गुणा करेंगे, सॉरी गलती हो गई। क्या करना है सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना है, 2 पंचे 10, 15 चौको 60, 25 सत्ते 135 और 35 तैया 3 पच्चे 15, 3 त्रिक्का 9 10 105, 45 दूना 90, ठीक है, क्या हो जाएगा 90। अब इन दोनों को क्या करना है, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया, 7 पचे 35 और 7 दूनी 14 3 17, 175 होगा, ठीक। अब इसको हमको योग करना है, क्या करना है योग करना है, तो जोड़ लीजिए सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, एक इसमें जोड़ दीजिए 9 1 10 हो गया, 10 7 17, 17 और 6 23 और 1 24, 24 का 4 हासिल हासिल 2, 1 1 2 2 और हासिल हो गए कितना 4, 440, कितना आया भाई 440। अब हमको समांतर माध्य के लिए सूत्र लगाएंगे, एक्स बार बराबर समांतर माध्य निकालना है, तो इसके लिए सूत्र होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स आपका है 440 अपान कितना 18, यानी कितना है 18। अब इसको काट पीट डालिए, ठीक है, तो किस में कटेगा 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 जीरो 0, तो यक्स बार बराबर कितना 220 बटे कितना 9, तो यक्स बार बराबर कितना आएगा 9 दूनी 18, 4 बचा 40 हो गया और 9 चौक 36, ठीक, फिर 40 4 बचा तो दशमलव लगा दिया हमने, भाई 40 में से 36 गया 4 बचा तो दशमलव लगाया 40 हो गया, फिर 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, बस यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए 22 नंबर का छठा नंबर सवाल देखते हैं, प्रायिकता का है। क्या कौन सा सवाल है बेटा, देखिएगा, कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग, पहले लाल गेंद की प्रायिकता और नीली गेंद का, इन दोनों का अलग अलग प्रायिकता निकालना है, फिर इसके प्रश्न के अनुसार इसको सॉल्व करना है। कैसे, चलिए बताते हैं। चलिए देखिए देखिए नीली गेंद की संख्या हमको नहीं मालूम है, तो हम लिखते हैं माना नीली गेंद की संख्या बराबर x, हमने मान लिया x। अब तथा लाल गेंद कितना दिया भाई, लाल गेंद, हाँ लाल गेंद की संख्या कितनी है 5, कितनी है भाई 5 है, और लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता कितनी, लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता क्या होगा भाई, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, देखिए इसमें से लाल गेंद कितनी है 5, टोटल कितने भाई, इसमें क्या होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम या कुल संभावना, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम, लाल गेंद की अनुकूल परिणाम क्या है 5 है, कितनी है 5 बटे टोटल, भाई कुल परिणाम टोटल कितना, क्योंकि 5 गेंद लाल है और कुछ गेंदें क्या है नीली हैं, तो दोनों को जोड़कर थैले में तो है भाई दोनों गेंदें हैं, तो दोनों मिक्स होंगे ना, तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी 5 बटे 5 प्लस यक्स, ठीक, ये हो गया लाल गेंद की मतलब प्रायिकता, ठीक। अब चलिए तथा नीली गेंद निकालने
की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद कितना है x और टोटल कितना है 5 + x। ठीक है, ये नीली गेंद की प्रायिकता होगी और ऊपर वाला क्या, लाल गेंद की प्रायिकता होगी। अब प्रश्न के अनुसार, तो यहां पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि जो दोनों की प्रायिकताएं हैं उनका पहले तुलना करो। तो एक साइड कर देते हैं लाल गेंद की प्रायिकता 5 + x और एक तरफ नीली गेंद की प्रायिकता x/5 + x। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया ये है बेटा कि जो लाल गेंद की प्रायिकता है वो नीली गेंद की प्रायिकता से दुगनी है। यही है ना कि हाँ, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद निकालने की, सॉरी उल्टा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो लाल गेंद ये है ना, तो इसका दुगनी है, तो इसका हम दुगना कर देंगे। अब कैसे, 2 से तो ऊपर गुणा कर दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 बटे कितना 5 + x और बराबर कितना x बटे कितना 5 + x। अब देखो दोनों का हर जो है सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 10 = x, यानी नीली गेंद की संख्या कितनी है 10 है। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः नीली गेंद बराबर कितना, या नीली गेंद की संख्या बराबर 10। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों, आपका जो है पार्ट 2 में ये 22 के 6 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 3 में। ठीक है, 23 नंबर से क्वेश्चन स्टार्टिंग है, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको हल कराने में थोड़ा समय लग सकता है। यही वीडियो कुछ काफ़ी लंबी हो चुकी है। फिलहाल जो भी प्रयास करते हैं बेटा, लंबा तो हो जा रहा है वीडियो का समय, लेकिन क्या है, प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझ में आ सके, इसलिए आराम से बताते चलते हैं, एक एक क्वेश्चन बताते चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं, आराम से समझें, आराम से पढ़ें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।